नमस्कार। मैं आपका सुनील सुतार एक बार फिर से आपके बीच हाजिर हूँ। जो हमने रीड का एक नया टॉपिक शुरू किया था, लोक देवता। तो एक जो टॉपिक है जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, और वही टॉपिक जो हम नेक्स्ट क्लास यानी कि आज ये टॉपिक है जो वापस पढ़ रहे हैं। यानी कि हमने पिछले जो टॉपिक में पढ़ा था गोगा जी के बारे में और पंचपीर के बारे में। जैसे पंचपीर मैंने आपको बताए थे, बाबू जी, गोगा जी, मेहा जी, हड़बू जी, रामदेव जी। ये पंचपीर है जो कि राजस्थान में लोकप्रिय हैं। इनमें जो पहला जो टॉपिक था हमारा गोगा जी, उसको हमने पढ़ा था। उसमें कुछ जानकारियां है जो शेष रह गई थी, वह जानकारियां आज मैं आपके बीच में साझा कर रहा हूँ। उसमें मैंने आपको बताया था कि गोगा जी का जो जन्म है वो 1003 विक्रमी संवत को हुआ था। अगर उसमें आपको ईस्वी पूछे तो आप उसमें बताना कि गोगा जी का जो जन्म है 946, मैंने आपको बताया था कि गोगा जी का जो जन्म है वो 1003 विक्रमी संवत में हुआ था। लेकिन आपको ईस्वी पूछे तो आपको याद रखना है 946 ईस्वी। तो दोनों ही प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। दूसरी बात है कि गोगा जी की पत्नी का क्या नाम था। गोगा जी की पत्नी का नाम था केलमदे। गोगा जी की पत्नी का नाम क्या था? केलमदे। ये भी आपको याद रखना है। तीसरा है कि गोगा जी के पुत्र जो है ये भी क्या है, लोक देवता की तरह पूजे जाते हैं आज के समय में। इनके भी कई धार्मिक स्थल बने हुए हैं। गोगा जी के पुत्र का नाम है केसरिया कंवर जी। ये भी आप याद रखोगे। फिर आता है कि गोगा जी के चचेरे भाई, ये भी नाम आपने सुने होंगे, अर्जन और सर्जन, जिनके साथ में गोगा जी ने युद्ध किया था। अर्जन और जो सर्जन है गोगा जी के चचेरे भाई थे। और फिर आता है कि धूर्मेडी और शिष्मेडी, ये दो चीजें है ना, आप विशेष ध्यान रखना। इसमें क्या है, काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज हमें होना नहीं है। हमें याद रखना है कि धूर्मेडी क्या है, शिष्मेडी क्या है। पहले तो ये चीज समझ लो। यानी कि जो गोगा जी का जो युद्ध हुआ था महमूद गजनवी के साथ में, उस युद्ध में लड़ते हुए गोगा जी जो वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो उस जो गोगा जी का जो सिर है जो जिस जगह पर गिरा था उसको कहते हैं शीर्षमेढ़ी, और धड़ जहां पर गिरा था उसको कहते हैं धुरमेढ़ी। यानी कि धुरमेढ़ी जो गोगा मेढ़ी है उसी को ही धुरमेढ़ी के नाम से जाना जाता है, जो कि हनुमानगढ़ जिले में है। शीर्षमेढ़ी जहां पर गोगा जी का शीश गिरा था, जो कि ददरेवा चूरू में है। ददरेवा चूरू यानी कि गोगा जी की जन्मस्थली, जो कि चूरू जिले का है। ये चीजें दोनों याद रखोगे। फिर है गोगा जी को बांगड़ का राजा कहा जाता है। यानी कि हमने कई लोकगीत सुने हैं गोगा जी के बारे में, और राजस्थान के लोकगीतों में गोगा जी को बांगड़ का राजा कहा जाता है। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस देवता को बांगड़ का राजा कहा जाता है। तो आपको विशेष याद रखना है कि गोगा जी को बांगड़ का राजा कहा जाता है। फिर बात आती है कि गोगा जी के जो मुस्लिम पुजारी है, यानी कि पहले तो आप ये याद रखो कि मुस्लिम गोगा जी को पीर नाम से उनकी पूजा आराधना करते हैं। लेकिन जो मुस्लिम पुजारी है वो चायल कहलाते हैं। गोगा जी के जो मुस्लिम पुजारी है वो किस नाम से पहचाने जाते हैं? चायल नाम से। ये चीज आप याद रखोगे। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि गोगा जी के जो मुस्लिम पुजारी है वो किस नाम से जाने जाते हैं, तो आप याद रखोगे चायल नाम से। फिर है युद्ध। ये आपको विशेष याद रखना है कि गोगा जी ने जो युद्ध लड़ा था, युद्ध आपको पता है गोगा जी ने युद्ध महमूद गजनवी के साथ में लड़ा था। और वो किस लिए लड़ा गया था? भूमि विवाद और गायों के लिए वो युद्ध लड़ा गया था। और वह युद्ध है जो महमूद गजनवी और अर्जन सर्जन के साथ में लड़ा गया था। जो अर्जन सर्जन जो गोगा जी के चचेरे भाई है वो किसके साथ मिले हुए थे? महमूद गजनवी के साथ में मिले हुए थे। महमूद गजनवी ने क्या किया? गोगा जी की जो गायें थी उनका अपहरण कर लिया। इस वजह से वो युद्ध शुरू हुआ था। और उस युद्ध में गोगा जी और उनके जो 47 पुत्र है वे लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और उस युद्ध में अर्जन सर्जन भी मारे गए थे। तो ये थी गोगा जी के बारे में कुछ विशेष
जानकारियां। और एक गोगा जी के बारे में कहावत भी प्रसिद्ध है कि गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगा। ये चीज भी आपको याद रखनी है। फिर दूसरा जो टॉपिक है हमारा बाबूजी। पहला जो टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है गोगा जी, अब हम सेकंड टॉपिक पर आते हैं बाबूजी। बाबूजी राठौड़, बाबूजी राठौड़ वंश के थे और गोगा जी चौहान वंश के थे। ये दो चीजें आप विशेष याद रखना, कंफ्यूज मत होना इसमें। बाबूजी यानी कि बाबूजी ऊंटों के देवता के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि ऊंटों के देवता एक इस प्रकार से समझ लो कि राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय अगर किसी को दिया जाता है तो वो है बाबूजी। और अगर राजस्थान में कोई ऊंट बीमार हो जाए तो उनके जो स्वस्थ होने के लिए जो कामना की जाती है तो वो बाबूजी को याद करते हैं, जिससे ऊंट स्वस्थ भी होते हैं। इसलिए बाबूजी को ऊंटों के देवता कहा जाता है। तो बाबूजी के कुछ उपनाम है वो मैं आपको बताता हूं। बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ये कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। तो आप इसमें याद रखोगे कि बाबूजी राठौड़ को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। और गौ रक्षक भी बाबूजी का उपनाम है। ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक, राड़ फाड़ के देवता, ये भी आपको याद रखना है। राड़ फाड़ के देवता कौन से लोक देवता को कहा जाता है? बाबूजी राठौड़ को। अंबुवाल और सिद्धदेव, ये जो कुछ नाम हैं बाबूजी के उपनाम, ये आपको सारे याद रखने हैं। यानी कि जो एग्जामिनर है वो प्रश्न कहीं से भी बना सकता है। फिर आता है कि बाबूजी राठौड़ का जन्म कब हुआ था। बाबूजी राठौड़ का जन्म हुआ था 1239 ईस्वी में और जगह थी कोलूमंड। जगह भी याद रखनी है आपको। वो जो बाबूजी राठौड़ है, बाबूजी राठौड़ का जन्म कोलूमंड में हुआ था। कोलूमंड जो कि फलोदी जिले में एक स्थान है। ये आप याद रखोगे कि बाबूजी का जो जन्म है वो कोलूमंड में हुआ था। पिता और माता का नाम आप दोनों याद रखना कि जो बाबूजी राठौड़ के जो पिताजी है वह धांधल जी थे और माता है कमला दी। ये दोनों आप याद रखना, पिता धांधल जी और माता कमला दी। फिर आता है कि बाबूजी की पत्नी, मैंने आपको यहाँ पे दो नाम लिख रखे हैं। एक लिख रखा है फूलम दे और एक लिख रखा है सुप्याग दे। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है। यानी कि कुछ किताबों में आपको फूलम दे देखने को मिल सकता है और कुछ किताबों में आपको सुप्याग दे लिखने को मिल सकता है। इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर परीक्षा में प्रश्न आएगा तो दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, लेकिन आपको दोनों नाम याद रहने चाहिए। तो बाबूजी की पत्नी का नाम क्या था? फूलम दे या सुप्याग दे। और वंश जैसे मैंने आपको बता दिया है, बाबूजी का वंश था राठौड़ वंश। हाँ, फिर आता है कि बाबूजी की घोड़ी का क्या नाम था। बाबूजी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी। बाबूजी की घोड़ी का क्या नाम था? केसर कालमी। ये आप विशेष ध्यान रखोगे। फिर आता है कि बाबूजी के गुरु कौन थे? सम्राट भारती। ये चीज आप याद रखोगे। सम्राट भारती किनके गुरु थे? बाबूजी के गुरु थे, जिनसे बाबूजी ने दीक्षा प्राप्त की थी। फिर बात आती है कि बाबूजी की मृत्यु कहाँ हुई थी। यानी कि जन्म भी फलोदी जिले में हुआ था, मृत्यु भी फलोदी जिले में, लेकिन स्थान अलग है। जन्म हुआ था कोलूमंड में, लेकिन मृत्यु हुई थी देंचू में, और मृत्यु हुई थी 1276 में। ये भी युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। फिर आता है मेहर जाति के जो मुस्लिम हैं वह बाबूजी को किस नाम से पुकारते हैं। तो आप इसमें याद रखोगे कि मेहर जाति के मुस्लिम हैं वो बाबूजी को पीर नाम से पुकारते हैं और उनको लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। फिर आता है कि ये तो बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि बाबूजी किस जाति के आराध्य देव है। बाबूजी जो रेबारी जाति के आराध्य देव है। रेबारी जाति जो बहुत मात्रा में ऊंटों को पालने का काम करती हैं। जो रेबारी जाति है वे बाबूजी को अपना आराध्य देव मानती है। जब कभी ऊंट बीमार हो जाए वे बाबूजी की आराधना करते हैं। फिर आता है युद्ध। बाबूजी
का जो युद्ध है वो अपने बहनोई के साथ में लड़ा गया था। वह क्या था कि बाबूजी का विवाह हो रहा था, वे फेरों में बैठे हुए थे, तभी उनको पता चला कि देवल चारणी की जो गायें हैं वो उनके बहनोई जिंदराव खिंची ने चुरा ली हैं। तो आपको पता ही है जो बाबूजी गौ रक्षक थे, उन्होंने अपने चौथे फेरे में ही क्या है, फेरों से उठ गए और जो देवल चारणी की जो घोड़ी थी केसर काल में, वो लेकर उन गायों को छुड़ाने के लिए निकल दिए। तो बाबूजी ने जिंदराव खिंची जो बहनोई है उसके साथ में युद्ध लड़ा था गाय छुड़ाने के लिए। जिंदराव खिंची जो कि जायल का नरेश था और बाबूजी का बहनोई था, उनके साथ में युद्ध लड़ा गया था और उस युद्ध में लड़ते लड़ते बाबूजी वीर गति को प्राप्त हो गए थे 1276 में। एक प्रश्न आपको बता देता हूं कि एक और शासक था मुगल कालीन, जो पाटन शासक था, पाटन जगह है, वहां का जो शासक था मिर्जा खां, वह भी गो हत्या में लिप्त रहता था। उनका जो गो हत्या में लिप्त रहना बाबूजी को बहुत ही बुरा लगता था उससे। तो बाबूजी ने जो मिर्जा खां है उससे भी युद्ध लड़ा था और मिर्जा खां को मार गिराया था और उस वजह से उन्होंने गो हत्या पर पाबंदी लगवाई थी। तो ये था हमारा जो बाबूजी के बारे में कुछ जो विशेष जानकारियां थी वो मैंने आपको बता दी है। आगे वाला जो टॉपिक है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है आप अपने नोटबुक में नोट बनाकर रखिए और उसको बार बार दोहराते रहें और इसको अच्छी तरह से याद रखें। परीक्षा में प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है और प्रश्न विशेष तौर पर यहीं से बनता है। जो जो जानकारियां मैंने आपको बताई है यहीं से प्रश्न बनता है। ज्यादा कुछ बड़ी बड़ी किताबें इकट्ठी करने से, पढ़ने से, थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। जो मेन जो बातें हैं वो मैंने आपको यहाँ पर साझा की है। नमस्कार, धन्यवाद।